bookkeeping as a subject, why we are learning here when we are in commerce, this is our basic subject. ये एक बहुत ही basic, important, significant chapter है, ठीक है. हम इसे बोल सकते हैं कोर सब्जेक्ट और मेन सब्जेक्ट फॉर कॉमर्स स्टूडेंट, और ये स्टार्ट टू एंड हमेशा आपके साथ में रहेगा. इन द सेंस आप कॉमर्स में हो तो आपका जो मेन वर्क है वो अकाउंटिंग का है, और इसके लिए ये क्या है, उसका एस्टेब्लिशमेंट. ये ऐसा लेक्चर है जो इनिशियल लेवल पे तो आपके साथ में है, बट क्या होगा जब तक आप कॉमर्स में रहोगे और किसी अकाउंटिंग इंडस्ट्री से जुड़े रहोगे तब तक आपको इसको समझते रहना है, सीखते रहना है, ठीक है. तो बुक कीपिंग है क्या, वी विल टेक इट वन बाय वन. तो फर्स्ट चैप्टर इन बुक कीपिंग सब्जेक्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. तो दो वर्ड यहां पर हमारे सामने है. पहला कौन सा है, बुक कीपिंग, एंड सेकेंड वर्ड इज अकाउंटेंसी, ठीक है. तो व्हाई अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, ये क्यों करना है. तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि बुक कीपिंग कोई नया सब्जेक्ट, कोई नया एरिया नहीं है. बहुत साल पहले से भी हमारे साथ में कुछ न कुछ अकाउंटिंग के तरीके जुड़े हुए हैं, जिसमें से एक नाम हमने देखा था चंद्रगुप्त मौर्य ईरा के समय, जो उनके महामंत्री थे कौटिल्य, या जिनको चाणक्य के नाम से हम जानते हैं. उन्होंने अर्थशास्त्र नाम की बुक लिखी थी और जिसके अंदर अकाउंटिंग का जिक्र आता है, ठीक है. बट इसको जो सिस्टमैटिक वे में किया गया है, ये हमने देखा कि लगभग 1485 या 95 के टाइम पे लुका डी बार्गो पेकियोली, इन्होंने इसको डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में कन्वर्ट किया, जो कि एक इटालियन मर्चेंट थे, मैथमेटिशियन थे, राइट है. तो इसके बारे में हम पहले ये जानेंगे कि ये अकाउंटिंग जरूरी क्यों है, ये बुक कीपिंग जरूरी क्यों है. तो व्हाई अकाउंटिंग. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग. बुक कीपिंग का मीनिंग क्या है. बुक कीपिंग इज अ सिस्टमैटिक मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग. सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं बोला इसमें, क्या बोला, सिस्टमैटिक मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बिजनेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. तो पहली बात यहां पर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, इसकी बात कर रहे हैं. कौन से ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन. ऐसे ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना है, और सिंपली डायरेक्टली रिकॉर्ड कर लेना है नहीं. कैसे रिकॉर्ड करना है, सिस्टमैटिक वे में. तो हम किसको सिस्टमैटिक बोलते हैं, अगर कोई रिकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, दैट मींस डेट वाइज है, प्रॉपर सीक्वेंस में मैनेज किया गया है, और ऐसा किया गया है कि कोई दूसरा थर्ड पार्टी भी उसे देखे तो उसको प्रॉपर समझ में आए कि क्या इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करना चाहते हो, तब जाके इसको बोला जाता है इट इज सिस्टमैटिक इन नेचर, ठीक है ना. क्या क्या पॉइंट बताया. पहला तो क्या होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होना चाहिए. आपके पर्सनल ट्रांजेक्शन यहां पर रिकॉर्ड होंगे नहीं. एग्जाम्पल, सपोज मेरा नाम है मिस्टर राजू, एग्जाम्पल, ठीक है, और मैं एक बिजनेस करना चाहता हूं. तो मैंने एक शॉप ओपन किया और शॉप में मैंने पैसे लगाए 5 लाख रुपीज. क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया मैंने, 5 लाख रुपीज वहां पर मैंने इन्वेस्ट किया, राइट है. अच्छा, अब ये जो बिजनेस में मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ, बिजनेस सब ठीक ठाक चल रहा है, मैंने क्या किया, अपने कुछ असेट, घर के एसेट, सपोज मेरे घर में एसी लगा हुआ था, उसको मैंने सेल कर दिया. तो ये क्या ट्रांजेक्शन हुआ, यस ट्रांजेक्शन हुआ. तो ये मेरा पर्सनल ट्रांजेक्शन है या बिजनेस ट्रांजेक्शन है. तो ये एसी कहां लगा हुआ था, घर में लगा हुआ था. तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया, पर्सनल ट्रांजेक्शन हो गया. तो क्या इसको बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, नहीं, इट विल नॉट बी गोइंग टू रिकॉर्ड. इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, ठीक है. क्यों, क्योंकि ये कौन सा ट्रांजेक्शन था, पर्सनल ट्रांजेक्शन. तो बिजनेस के बुक्स में आप इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे. तो कौन से ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करने हैं, आपको रिकॉर्ड करने हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन. और कैसे रिकॉर्ड करने हैं, आपको ये सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करने, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, डेट वाइज होना चाहिए, प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि कोई थर्ड पार्टी भी उसे पढ़े तो उसको ये इंफॉर्मेशन समझ में आए. इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, ठीक है. तो ये जो बुक कीपिंग का हमें जरूरत क्यों पड़ता है, व्हाई वी नीड इट. तो हमने देखा कि पहले जहां पर
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती थी घर घर में, लोग ट्रांजेक्शन बहुत कम करते थे, या आपने कई बार सुना भी होगा कि ट्रांजेक्शन बार्टर ट्रांजेक्शन होते थे। बार्टर ट्रांजेक्शन इन द सेंस, ज्यादातर लोगों के पास मनी नहीं होता था ट्रांजेक्शन के लिए, तो वो गुड्स से गुड्स का ट्रांजेक्शन करते थे, है ना। आपने लोअर स्टैंडर्ड जो है 8, 9, 10 में पढ़ा होगा, वी यूज टू ट्रांजेक्ट गुड्स विथ गुड्स। एक गुड्स का दूसरे गुड्स के साथ ट्रांजेक्शन होता था। आपको राइस चाहिए, आप किसी के पास शुगर सरप्लस है तो वो शुगर देगा, आप राइस दे दो, है ना। आपके पास जो सरप्लस है आप दे दो, आपको जो चाहिए आप ले लो, ठीक है ना। वीट के बदले में राइस, शुगर के बदले में आप ऑरेंजेस ले लो, है कि नहीं। तो ऐसे आप क्या करते थे, बार्टर ट्रांजेक्शन। और ऐसे में बहुत लेस नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हमको देखने को मिलते थे। बट जैसे जैसे बिजनेस डेवलप हुआ, वैसे वैसे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या हो जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और बाद में हमने देखा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ यूरोप में, इसके बाद तो जॉइंट स्टॉक कंपनीज आने लगी, मल्टीनेशनल कंपनीज आने लगी, जिनका मास प्रोडक्शन और मास डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न स्टार्ट हुआ। और जिसके अंदर क्या होता था, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस आर डन इन अ सिंगल डे। बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते थे एक दिन के अंदर, और ये सारे ट्रांजेक्शन को याद करके रखना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, याद क्यों करना है, लिखना क्यों है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द वीक, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, एट द एंड ऑफ द 6 मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर, हमको पता चलना चाहिए कि जिस एक्टिविटी में हम लोग इन्वॉल्व हैं उससे कुछ प्रॉफिट जनरेट हो रहा है या नहीं, कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं। हम अपनी ज्यादातर एक्टिविटी किस चीज के लिए करते हैं, बेनिफिट के लिए, है ना। बहुत कम ऐसी एक्टिविटी होगी जो हम लोग टाइम पास में करते हैं, बट ज्यादातर एक्टिविटी, कोई काम हमें करना है तो क्यों करते हैं हम, क्योंकि उससे हमें क्या मिले, कुछ फायदा मिले, बेनिफिट हो। तो जहां पर मेरा बेनिफिट नहीं होगा वो काम मैं बंद कर दूंगा। इफ आई एम मेकिंग लॉस बाय डूइंग सम बिजनेस, वो बिजनेस में चलाऊंगा क्या, नहीं चलाऊंगा। तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये कैसे पता चलेगा, जब ये n नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, इसका मैं अकाउंटिंग करता हूं और कंक्लूजन में मुझको पता चलता है प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन डिसाइड वेल, आई एम इन अ बेटर पोजिशन टू डिसाइड कि ये बिजनेस मुझे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो इसके लिए बुक कीपिंग क्या है, जरूरी है, इसके लिए अकाउंटेंसी जरूरी है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, इन द बुक कीपिंग ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब इन ऑर्डर ऑफ द डेट, डेट के हिसाब से मुझको ऑर्डर प्रॉपर मेंटेन करना है, ठीक है ना। तो डेट जैसे जा रहा है वैसे आपको मेंटेन करते चलना है। ऐसा नहीं है कि आपने क्या कर दिया, जो प्रोडक्ट आपने परचेस किया था आज से 5 डेज बिफोर, उसको आज रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। और जो आपने आज परचेस किया उसको उसके बाद रिकॉर्ड कर रहे हो, उसके पहले रिकॉर्ड कर रहे हो। मतलब आप डेट को यहां वहां शफल नहीं कर सकते, अदरवाइज क्या होगा, ये मीनिंगलेस हो जाएगा। ये जो आप अकाउंटिंग प्रिपेयर कर रहे हो, अगर इसको मीनिंगफुल बनाना है, इट शुड बी डेट वाइज, इट शुड बी डेट वाइज, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग का डेफिनेशन क्या है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट। तो पहला वर्ड यहां पर क्या बता दिया, आर्ट, एक कला है। ऑफ द रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कैसी कला है, बुक्स ऑफ अकाउंट, आपको जो बुक दिया गया है अकाउंटिंग का, उसमें रिकॉर्ड करने की एक कला है। क्यों कला है, क्योंकि इसको इस तरीके से प्रेजेंट करना है ताकि लोगों को समझ में आए, है ना। आपने कई बार देखा होगा कि जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्डर्स होते हैं या अकाउंट कीपर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बुक का हाफ साइड परचेसेस रिकॉर्ड करते हैं और अदर साइड सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं। या कैश बेसिस में बात करूं तो जहां कैश आया है उसको वन साइड रिकॉर्ड करेंगे, और जहां जहां हमने कैश पे किया है उसको अदर साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जो रिकॉर्डिंग का तरीका है, ये क्या है, ये एक आर्ट है। ये डिपेंड करता है, ये सब्जेक्टिव है। हो सकता है कोई पर्सन ऐसा हो जो वन लाइन में कैश रिसीव लिखता हो और सेकंड लाइन में कैश पेड लिखता हो, डिपेंड अपॉन हिम। मतलब इसको लिखने का तरीका अपना अपना सबका अलग अलग हो सकता है, दैट्स व्हाई इट्स एन आर्ट, ठीक है। ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ मनीज वर्थ। हर एक वो बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व है, जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व है, ठीक है। ये डेफिनेशन किसने दिया हमें, आर एन कार्टर ने दिया कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग
in the books of account all those business transactions that result in transfer of money's worth. सारे वो business transaction जिसमें मनी या मनीज वर्थ इन्वॉल्व है ट्रांसफर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जेआर बाटली बॉय। जेआर बाटली बॉय देखो क्या बताते हैं, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। इन अ सेट ऑफ बुक मतलब गिवन बुक, आपको कोई बुक दिया है, उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, रिकॉर्डिंग कर रहे हो। क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हो, बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट इज डीलिंग, ठीक है। तो मोर और लेस दोनों की डेफिनेशन देखेंगे तो हमें सेम लगता है, वहां पर भी आर्ट की बात की गई है जो आर एन कार्टर ने बताया, और जे आर बाटली बॉय उन्होंने भी आर्ट की बात की है, ठीक है। फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग की क्या फीचर है, पहला टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। पहली बात तो हम ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड। कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, हाउस होल्ड ट्रांजेक्शन, पर्सनल ट्रांजेक्शन या बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। रिकॉर्ड ओनली मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, तो यहां पर क्या बता दिया, ऐसा ट्रांजेक्शन जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व है। व्हाट डज इट मीन, अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जहां पर मनी इन्वॉल्व नहीं है ना, आपने किसी को गिफ्ट दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, देयर इज नो मनी इन्वॉल्व, ठीक है, या आपको कोई गिफ्ट मिला है, तो क्या इसके अंदर कोई मनी इन्वॉल्व है, नहीं है, तो क्या इसको हम रिकॉर्ड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, है कि। तो जहां पर मॉनिटरी ट्रांजेक्शन हुआ है वहीं पर हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। पॉइंट नंबर 3, ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ गिवन सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रांजेक्शन कहां पर रिकॉर्ड होंगे, जो बुक आपको दिया है सिंगल बुक में रिकॉर्ड होंगे। ऐसा नहीं कि जब मन आया कोई भी बुक उठाया और आपने लिख दिया। जैसे अभी देखो 11th स्टैंडर्ड में आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो एवरी सब्जेक्ट के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट नोटबुक बनाओगे, तो ऐसा तो नहीं करोगे। इकोनॉमिक्स का जो लेक्चर है वो बीके में लिखा, बीके का जो लेक्चर है वो ओसी में लिखा, ओसी वाला जो लेक्चर है वो मैथ्स में लिखा, ऐसा करेंगे क्या, नहीं। एक सेपरेट बुक हमने बनाया है बुक कीपिंग के लिए, तो सारे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हम उसमें ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। नंबर 4, ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड आर प्रेजेंटेड फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। और ये जो ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए, तो हम उसको कैसा लिखते हैं, ईयर वाइज मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका एकेडमिक ईयर होता है ना, अभी ड्यू टू कोविड-19 आपका एकेडमिक ईयर धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऐसे न्यूज में आ रहा है कि शिफ्ट हो जाएगा। मे बी जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो सिलेबस में भी थोड़ा सा रिड्यूस कर दें, या आपका जो ईयर है वो जून जुलाई अगस्त से भी स्टार्ट हो सकता है बाद में, या सितंबर से भी स्टार्ट हो सकता है, और उसका जो एंडिंग है वो क्या होगा, मार्च के बाद भी जा सकता है। हो सकता है आपकी जो हॉलीडेज हैं वो क्या हो, कुछ कैंसल हो, ठीक है। बट एकेडमिक ईयर जब हम लोग अनाउंस करते हैं, जैसे आप 10th ईयर आप पास कर रहे हो तो आपके रिजल्ट के ऊपर क्या लिख करके आएगा, ये ईयर कौन सा है 2020, तो क्या उस पर 2020 लिख करके आएगा, नहीं, क्या लिख करके आएगा 2019-20, है कि, क्योंकि 2019 ये पूरा क्या था, आपका प्रिपरेशन ईयर था, और आपने एग्जाम कब दिया है 2020 में। तो जब से ये सारा सिस्टम स्टार्ट होता है ना, आपका एजुकेशन स्टार्ट हुआ सपोज जून में, तो जून से लेके जो 12 मंथ तक काउंट होता है, बराबर है, इंक्लूडिंग समर वेकेशन मई तक, इसको हम क्या बोलेंगे, एकेडमिक ईयर। वैसे ही कैलेंडर ईयर होता है, कैलेंडर ईयर आपको मालूम है जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर में फिनिश होता है। ठीक वैसे ही हमारा क्या होता है, अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड होता है। तो ये हम एक अकाउंटिंग ईयर मेंटेन करते हैं, सारे ट्रांजेक्शन इस ईयर के अंदर हम शो करते हैं। ओके, तो यहां पर क्या बोला गया है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड आर प्रेजेंटेड फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। तो इस जो पर्टिकुलर पीरियड है 1 ईयर का, इसके बीच में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे। नेक्स्ट ईयर का ट्रांजेक्शन के लिए न्यू बुक मेंटेन किया जाएगा, ठीक है, न्यू ईयर के लिए। रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ साइंटिफिक मैनर। साइंटिफिक मैनर का मतलब क्या होता है, साइंटिफिक मैनर का मतलब ही होता है सिस्टमैटिक मैनर। साइंटिफिक मैनर मतलब सिस्टमैटिक मैनर, और सिस्टमैटिक मैनर हमें पता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, सेम सेट ऑफ बुक्स में होना चाहिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज होना चाहिए, ठीक है, और ऐसा होना चाहिए जो दूसरा कोई बंदा आए उसको भी समझ में आना चाहिए कि हमने क्या प्रेजेंट किया है, क्या इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 5 पॉइंट्स है ये क्या है, फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग। अब देख रहे हैं इंपॉर्टेंस।
बुक कीपिंग करके क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, क्या सिग्निफिकेंस है? तो पॉइंट नंबर 1 क्या है? रिकॉर्ड रहता है हमारे पास, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। आपको आज से 4 साल पहले का भी कोई ट्रांजेक्शन देखना है, यू कैन गो डेट वाइज एंड फाइंड आउट दैट ट्रांजेक्शन, है ना? तो आपके पास हमेशा क्या अवेलेबल होता है? रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड अगर आपके पास है, आप वो ट्रांजेक्शन कभी भूलेंगे नहीं। आपको जब भी रेफर करना है, आप बैक डेट जाकर के उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, क्यों आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए? वेरियस डिसीजंस लेने हो सकते हैं, तो आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा छोटा सा शॉप है, तो हम स्टेशनरी कितनी मंगाते हैं, हमारा प्रिंटिंग में कितना खर्चा जाता है, पोस्टेज में कितना खर्चा जाता है, हमारा डेली एक्सपेंसेस कितना है, हम एम्प्लॉय को कितना पे करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास रहनी चाहिए। हमारे पास कैश कितना अवेलेबल है ना? और उसके हिसाब से हम आगे क्या कर सकते हैं? प्लानिंग कर सकते हैं। तो प्लानिंग के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है, अहम है। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। अगर आपको प्रॉपर डिसीजन लेना है, तो आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और ये इंफॉर्मेशन आएगा कहां से? रिकॉर्ड से। और ये रिकॉर्ड हमने कहां मेंटेन किया है? बुक कीपिंग में। जो सेट ऑफ बुक्स हमने प्रिपेयर किया है, वहां पर हमने ये रिकॉर्ड मेंटेन किया है, और इसकी मदद से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वी आर इन अ बेटर पोजिशन टू टेक गुड डिसीजन। अच्छे डिसीजन हम ले सकते हैं, ठीक है? कंट्रोलिंग। हमारे पास अगर इंफॉर्मेशन रहेगा कि कहां पर खर्च ज्यादा हो रहा है, कहां पर खर्च कम हो रहा है ना? तो उसके हिसाब से हम प्रॉपर कंट्रोल कर सकते हैं। अभी कंट्रोलिंग का मतलब कैसा हो गया? मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे आपको पता है, आपके घर पे जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना, लाइट बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो जैसे ही डैडी के हाथ में आया, जब तक उनको पता नहीं था तब तक ठीक था, लेकिन जैसे ही देखा अरे 1200 रुपए बिल आया है ना, तो 3-4 दिन, आने वाले 3-4 दिन डैडी एकदम गुस्से में रहते हैं। अरे लाइट बंद करो, फैन बंद करो। आप लोग ऐसे ही चालू रखते हो सब चीजें, टीवी ज्यादा टाइम चालू नहीं रखने का, है कि नहीं? तो क्या होता है, हमें कोई इंफॉर्मेशन मिला ना, तो हम कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आए नहीं, तो सब लोग कैसे रहेंगे? एकदम लिवरेज तरीके से, है ना? हाँ ठीक है, चलता है, समझ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपको कोई रिपोर्ट मिलता है, तो आप उसे कंट्रोल करना स्टार्ट करते हो। तो आपको अगर अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है, आप एम्प्लॉय को कितना पे कर रहे हो, कहीं ज्यादा तो नहीं पे कर रहे हो, ये कैसे मालूम पड़ेगा? अब जब साल भर का रिपोर्ट निकालेंगे कि आपने अपने एम्प्लॉय को कितना पेमेंट किया है, आपका कॉम्पिटिटर कितना पे करता है, मार्केट में कंडीशन क्या है ना? तो उसके हिसाब से आप ज्यादा बेटर तरीके से क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो। जहां पर वेस्टेज हो रहा है, वेस्टेज को रोक सकते हो। जो कॉस्ट ज्यादा नहीं जाना चाहिए, उसकी जांच पड़ताल कर सकते हो कि ये खर्चा ज्यादा क्यों हो रहा है, कहीं आपका एम्प्लॉय आपसे चीटिंग तो नहीं कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? प्रॉपरली कंट्रोल रख सकते हैं, अगर अगर आपने बुक कीपिंग मेंटेन किया है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इज एविडेंस। आपके पास हमेशा प्रूफ होता है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमा फेसी एविडेंस, जो हम लोग कोर्ट ऑफ लॉ में भी क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं, है ना? फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई कस्टमर है जिसने आपसे गुड्स परचेस किया था, कुछ सामान खरीदा था, बट उसके पैसे अभी तक दिए नहीं है। तो ये जो अमाउंट है वो काफी दिनों से नहीं दे रहा है, और अब हमको उसके नीयत पे शक हो रहा है। माइट बी ही डोंट वांट टू पे अस। ऐसा हो सकता है कि वो हमें पे करना नहीं चाहता, तो उसके खिलाफ हमें केस करना पड़ेगा। और जब केस करेंगे, तो सबसे पहले कोर्ट में क्या डिमांड किया जाएगा? आपके पास कोई एविडेंस है क्या? तो आप शो कर सकते हो, मैंने बुक कीपिंग में ट्रांजेक्शन लिख करके रखा है कि मैंने XYZ को इतना सामान दिया हुआ है उधार पे, है कि नहीं? तो ये प्राइमा फेसी एविडेंस हो सकता है। देन कंपैरिजन, आप कंपेयर कर सकते हो। आपके पास रिकॉर्ड है, तो आप अपने कॉम्पिटिटर से कंपेयर कर सकते हो कि आपका कितना कॉस्ट जा रहा है, उसका कितना कॉस्ट जा रहा है, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये आप कंपेयर कर सकते हो। सो लास्ट पॉइंट इज टैक्स लायबिलिटी। हमें पता है कि जो भी कुछ हम अर्न करते हैं, वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे टैक्स। तो वेदर टैक्स इज एप्लीकेबल टू अस एज पर द टैक्स लॉ के हिसाब से हमारे ऊपर टैक्स एप्लीकेबल है या नहीं है, कैसे मालूम पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको प्रॉफिट डिराइव करना पड़ेगा। वेदर योर कंपनी और योर ऑर्गेनाइजेशन और योर फर्म इज मेकिंग प्रॉफिट होगा तो टैक्स भरेंगे।
और कितना प्रॉफिट है और कितना टैक्स भरना है ये तो सबका पता चलेगा व्हेन यू आर डूइंग बुक कीपिंग। जब आप बुक कीपिंग कर रहे हो, रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, तो आप प्रॉपर कैलकुलेशन से बता सकते हो आपको एग्जैक्टली कितना प्रॉफिट हुआ है, राइट है। और प्रॉफिट मालूम पड़ेगा तो आप टैक्स पे कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब भी लोन लेने जाते हो, है ना, बैंक में आप गए लोन लेने के लिए, तो बैंक वाला आपको सबसे पहले पूछेगा डू यू हैव एनी एविडेंस और प्रूफ ऑफ योर अर्निंग। आप कुछ कमाते हैं, इसका कुछ प्रूफ है क्या? तो आप सैलरी पर्सन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास पेइंग स्लिप वगैरह होगा, है ना, पे स्लिप होता ना, तो आपको जो कंपनी से मिलता है तो उसमें आप दिखा सकते हो कि यू आर अर्निंग। बट अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो कैसे आप बताओगे कि आपका अर्निंग कितना है? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है, अपने इनकम का इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। तो बैंक को डिमांड करता है कि पिछले 3 इयर्स का आप रिटर्न फाइल करते हैं वो हमें दीजिए, और उसके बेसिस पे वी विल डिसाइड वेदर वी कैन गिव यू लोन और नॉट। हम आपको लोन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी इनकम कितनी है, और इनकम आपकी पता चलेगी इनकम टैक्स रिटर्न से, है ना। और रिटर्न फाइल करना है मतलब उसके पहले आपके पास क्या होना चाहिए? बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक कीपिंग, रिकॉर्डिंग्स होना चाहिए, तो जाके पता चलेगा कि आप कितना प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो पहला पॉइंट क्या हो गया, रिकॉर्ड हमारे पास रहता है। सेकंड, financial information we have. Next, we can make proper decision. Next, we can control our expenses and wastages. We have evidence in the court of law known as prima facie evidence, and then we can compare our books of account with others books of account so that we can make changes accordingly. Last, tax liability. टैक्स लाइबिलिटी कितनी है ये हमको कब पता चलेगा? व्हेन वी विल प्रिपेयर आवर बुक्स ऑफ अकाउंट बाय आवर ओन, ठीक है। तो ये हमने फिनिश किया इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। नेक्स्ट इज अकाउंटेंसी। अभी देखो पहले हमको एक वर्ड आया था बुक कीपिंग, एंड नेक्स्ट वर्ड दे आर गिविंग अकाउंटेंसी। बट अकाउंटेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम बुक कीपिंग। कैसे डिफरेंट है हम यहाँ पर इसको देखेंगे, ठीक है। तो मीनिंग देखो क्या लिखा है, अकाउंटेंसी इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट एंड बुक कीपिंग इज अ रिकॉर्डिंग ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी क्या है? एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ये बुक कीपिंग को भी इन्वॉल्व कर लेता है अपने अंदर, ठीक है। बुक कीपिंग सिर्फ रिकॉर्डिंग से मतलब रखता है, किससे मतलब रखता है? रिकॉर्डिंग से। बट अकाउंटेंसी के अंदर देखो क्या क्या होता है। अकाउंटेंसी में सबसे पहला काम है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, तो ये बुक कीपिंग भी करता है, और अकाउंटिंग में ये सबसे पहला स्टेप है, ठीक है। नंबर 2, क्लासिफाई देम इन डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट। तो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको क्या किया जाता है? क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफाई करना मतलब सेग्रीगेट किया जाता है, उसको एक नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग स्टेशनरी अलग से लिखेंगे, हम लोग असेट्स को अलग से लिखेंगे, हम लोग एम्प्लॉय का अकाउंट अलग से बनाएंगे, हम लोग कस्टमर का अकाउंट अलग से बनाएंगे। तो हम उसे क्या कर रहे हैं? क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग हमारे जो सेलर्स हैं जिनसे हमने गुड्स परचेस किया उसका अकाउंट अलग से प्रिपेयर करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं? इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, समराइजिंग द ट्रांजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, ठीक है। फिर क्या होगा? ये जो पूरा अकाउंटिंग सिस्टम हमने जो क्रिएट किया उसका समरी बनाया जाएगा। क्या बनाएगा? समरी। तो समराइजिंग द ट्रांजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, और उसका फिर रिपोर्ट एज अ कंक्लूजन हमें मिलेगा, और उस रिपोर्ट में हमको पता चलेगा कि वेदर वी आर गोइंग करेक्ट और नॉट, है ना। तो लास्ट पॉइंट वही है, इंटरप्रेटिंग देम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और बाद में हम उसका एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे कि ये जो एक्सपेंसेस इंकर कर रहे हैं या जितना भी इनकम हमें हो रहा है वो फ्रूटफुल है या नहीं है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट में से अगर हम लोग सिर्फ फर्स्ट पॉइंट देखें ना, तो ये बुक कीपिंग को कवर करता है। किसको कवर करता है? बुक कीपिंग को। और बाकी चारों पॉइंट मिला करके हमको क्या मिलता है? अकाउंटेंसी। तो इसके लिए क्या बोला गया है? अकाउंटेंसी इज अ ब्रॉड कंसेप्ट एंड बुक कीपिंग इज रिकॉर्डिंग ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग सिर्फ अकाउंटिंग का एक रिकॉर्डिंग ब्रांच है, ठीक है। तो यहां पर मुझे अगर सेग्रीगेट करना होगा तो ये 4 पॉइंट में से बुक कीपिंग वाला पॉइंट कौन सा है? सिर्फ फर्स्ट वन। फर्स्ट पॉइंट इंडिकेट करता है बुक कीपिंग को, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। उसके बाद जो पॉइंट्स हैं क्लासिफिकेशन या समराइजिंग या इंटरप्रिटेशन, तो ये चारों पॉइंट मिला करके क्या बनेगा? अकाउंटेंसी। हेंस अकाउंटेंसी इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, बड़ा कंसेप्ट है, और बुक कीपिंग एक छोटा कंसेप्ट है, ठीक है। इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। अकाउंटिंग स्टार्ट व्हेन बुक कीपिंग
एंड्स। हमारा जो अकाउंटिंग है, देखो अकाउंटिंग है ना, ये थर्ड वर्ड आ गया। तो यहां पर अगर हम लोग इसको क्लासिफाई करके देखें, तो ये जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, बुक कीपिंग का, ठीक है, ये बुक कीपिंग का पार्ट है। देन ये तीनों मिलाएंगे तो ये किसका पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया अकाउंटिंग का, राइट। और फिर थर्ड, फोर ऑफ देम, 1 2 3 4, ये पूरा पॉइंट अगर मिलाया जाए तो लास्ट में क्या बनता है, अकाउंटेंसी। क्या बन जाएगा, अकाउंटेंसी, ठीक है ना। तो इसमें से जो हम लोग ने ये फर्स्ट पार्ट सिलेक्ट किया, कौन सा पार्ट सिलेक्ट किया हमने, फर्स्ट वन, ये सिर्फ बुक कीपिंग को शो करता है, ठीक है। और ये जो पार्ट देखा हमने तीन, पॉइंट नंबर 2 3 4 अकाउंटिंग, और फिर जब हम ये चारों को एक साथ ले लेते हैं तो ये क्या कहलाता है, इट इज नोन एज अकाउंटेंसी। तो तीन कंसेप्ट हमको यहां पर समझने को मिले, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी। अभी अकाउंटेंसी का डेफिनेशन क्या है, हमने देखा अकाउंटेंसी किसको बोलते हैं, जिसमें वो चारों पॉइंट हो जाते हैं, है ना। तो इसको डिफाइन कैसे किया है, एन एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, पॉइंट नंबर 1 आ गया इसमें, एन एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, क्लासिफाई कर रहे हैं और समरी भी बना रहे हैं। द बिजनेस ट्रांजेक्शन, किसका समरी बनाया जा रहा है, बिजनेस ट्रांजेक्शन का समरी बनाया जा रहा है, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, और फिर हम क्या करते हैं, अकाउंट्स का बैलेंस निकालते हैं। अभी अकाउंट्स का बैलेंस मतलब अकाउंट्स का वन पार्ट जो होता है वो क्या शो करता है, एक्सपेंसेस और लॉसेस को शो करता है, और अकाउंट का दूसरा पार्ट क्या शो करता है, इनकम और गेन को शो करता है ना। ऐसे केस में जब हम उसको बैलेंस करते हैं तब हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, हमें बेनिफिट है या नहीं। तो इसको बोला गया बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। देन ड्रॉइंग कंक्लूजन, उसमें से कंक्लूजन ड्रॉ करना, एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और लास्ट में हमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये रिजल्ट पर आना, कंक्लूड करना। तो यहां पर ये जो पूरा प्रोसेस हमको दिखाई दे रहा है इसमें वो चारों पॉइंट इंक्लूड हो गए, है ना। ये जो चारों पॉइंट हमने देखे थे, पहला क्या था, रिकॉर्डिंग, दूसरा क्लासिफाइंग, तीसरा समराइजिंग और चौथा इंटरप्रिटिंग। तो इसी को डेफिनेशन में कुछ इस तरीके से डाला गया है, रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing of the business transaction, balancing of accounting, drawing conclusion and at the end interpretation, ठीक है। तो अकाउंटेंसी का ये डेफिनेशन हमको बाय हार्ट करना है, ओके। नेक्स्ट देखो बताया गया हमें ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी करने का ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों आप ये कर रहे हैं। पहला, टू असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस, तो पहले तो आपको पता करना है कि आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसको निकालने के लिए आप अकाउंटेंसी करते हैं। दूसरा, एस्टेब्लिश फाइनेंशियल पोजीशन, एस्टेब्लिश फाइनेंशियल पोजीशन, जब फाइनेंशियल पोजीशन की बात हम करते हैं देन वी आर टॉकिंग अबाउट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, आपकी प्रॉपर्टी कितनी है या आपके ऊपर कर्ज कितना है, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, है ना। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन कब पता चलेगी, जब आप ये प्रॉपर रिकॉर्डिंग करेंगे, उसको क्लासिफाई करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, और जब कंक्लूजन आएगा देन यू कैन डिसाइड कि आप कौन से फाइनेंशियल पोजीशन पे हैं। दैट मींस कितना आपके पास प्रॉपर्टी है और कितना आपके ऊपर कर्ज है, लायबिलिटी है, ठीक है। अराइव एट द टोटल कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या होता है, अभी तक कैपिटल का मतलब आपके सामने उस तरीके से नहीं आया होगा अप टू 10th स्टैंडर्ड, बट यहां पर जब भी कैपिटल की बात होती है, किसकी बात होती है, कैपिटल की, तो आपको समझना है कि बिजनेसमैन जो अमाउंट बिजनेस में लगाता है, जो पैसा मैंने मेरे शॉप में
या मेरे फर्म में, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मैंने लगाया, उस अमाउंट को कैपिटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैपिटल। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। तो आपको पता चलेगा कि आपके असेट कितने हैं, दैट मीन्स प्रॉपर्टी कितनी है, और आपके ऊपर कर्ज कितना है। तो आप अपनी प्रॉपर्टी में से वो लायबिलिटी को माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा कैपिटल, कि आपका अभी कितना पैसा लगा हुआ है बिजनेस के अंदर। ठीक है, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, ये जो पॉइंट नंबर 2 हमने कवर किया, फाइनेंशियल पोजीशन, है ना। तो यहां पर वही पोजीशन क्लियर हो रही है कि कितना आपके पास प्रॉपर्टी है और कितना आपका कर्ज है। तो यहां पर ये 2 पॉइंट कुछ ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। यहां पर बताया था एस्टेब्लिश फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करना है? एस्टेब्लिश करना, कि हम कितना चाहते हैं कि कितना लायबिलिटी और कितना असेट हो, और यहां पर हमें पता चलता है कि कितना एक्चुअली है। बराबर। पॉइंट नंबर 5, आइडेंटिफाई एंड कीप अ चेक ऑन एनी फ्रॉड्स एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। तो आप चेक कर सकते हो कि कोई अप्रोप्रिएशन तो नहीं हो रहा, मिस अप्रोप्रिएशन, या कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा। इसके पीछे एक स्टोरी मैं बताना चाहूंगा आपको, जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। एक बार एक बहुत बड़ा साहूकार, या हम उसको सेठ बोल सकते हैं, ठीक है ना, वेल्दी पर्सन, उसको ऐसा न्यूज मिला कि उसके गांव का जो बॉर्डर है, उसका जो नेटिव प्लेस है, उसका जो विलेज है, उसके बाहर कोई साधु महात्मा आए हुए हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली लोग काउंसलिंग के लिए उनके पास जाते थे। काउंसलिंग इन द सेंस, उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का सलूशन के लिए लोग उनके पास जाते थे। तो जो साधु महात्मा वहां पर थे, किसी के थ्रू सेठ जी को मैसेज मिला। क्या मैसेज मिला? कि साधु महात्मा वहां पर आए हुए हैं, आपको भी कुछ पूछना है अपने बारे में, तो आप जाकर के वहां पे क्या कर सकते हो? पूछ सकते हो। अब ये सेठ को क्या था, पिछले 1.5-2 सालों से, फ्रॉम लास्ट 1.5 to 2 years, उसको क्या हो रहा था? उसके बिजनेस में लॉस हो रहा था। उसके बिजनेस में क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था, और उसको पता नहीं चल रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट पिछले 1.5-2 साल से ऐसा क्यों हुआ, तो ये उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने बोला चलो, ये जो साधु महात्मा आए हैं, हम उनसे जाकर के मिलते हैं, बात करते हैं, कुछ सोल्यूशन अगर मिल पाएगा तो बताएंगे। तो वो उनसे मिलने जाते हैं, साथ में कुछ उपहार लेकर के जाते हैं, वहां पर देते हैं और उनको क्वेश्चन करते हैं कि मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मेरा काफी अच्छा बिजनेस चल रहा था, लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले 1.5-2 साल से मुझे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो वो जो साधु महात्मा थे, उन्होंने बोला कि मेरी एक बात मानोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो उन्होंने बोला क्या? तो पहले उन्होंने पूछा आपका बिजनेस क्या है, क्या करते क्या हो आप? तो सेठ जी ने बताया मेरा खुद का एक एस्टेबल है, जहां पर काऊ हम लोग रखते हैं, और उनका मिल्क हम लोग मिल्क निकाल करके सेल करते हैं। तो मैंने कुछ नौकर रखे हुए हैं, वो मिल्क निकालते हैं, सेल करते हैं। फिर मेरा फार्मिंग का पूरा एरिया है, फार्म लैंड है, वहां पर फार्मिंग होती है, और फिर उससे जो भी अनाज होता है मैं उसको सेल करता हूँ। तो जो साधु महात्मा है, उन्होंने क्या बोला उनको कि एक आप काम करो, आपको डेली मॉर्निंग में उठते ही मॉर्निंग वॉक के लिए निकलना है। किसके लिए निकलना है? मॉर्निंग वॉक। जॉगिंग के लिए जाता है ना जैसे, वैसे आपको निकलना है। और आपका जितना बिजनेस का एरिया है ना, आपका जितना दूर तक फार्म लैंड होगा, आपका अस्तबल जहां पर होगा, है ना, जिसको हम लोग तबेला जैसे बोलते हैं, ठीक है, तो जहां पर आप काऊ रखते हैं, जो ऐसा शेड बना के रखा हुआ है, वहां पर भी आप जाइए। आपका जितना फार्मिंग का एरिया, वहां तक भी आप चक्कर लगा करके आइए। आपको डेली क्या करना है? उनसे मिलना है। ठीक है ना, वो एरिया कवर करना है, जॉगिंग करना है। अर्ली इन द मॉर्निंग 5 o'clock, 5 बजे आपको उठना है और पूरा एरिया कवर करना है, जॉगिंग करना है, और फिर आप आकर के आराम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपके कस्टमर्स हैं, ठीक है ना, कम से कम आप दिन में कोई एक नए कस्टमर से तो आप खुद मिलेंगे, है ना। आपके नौकर की जगह पे आपको खुद किसी एक कस्टमर से मिलना है और उससे जानकारी प्राप्त करनी है। उसने बोला ठीक है। तो दूसरे दिन से उसने क्या किया? स्टार्ट किया।
तो वो सुबह सुबह 5 बजे उठ गया और जॉगिंग करना स्टार्ट किया, अपना पूरा एरिया का जो फार्म लैंड में गया, तो देख रहा था अर्ली इन द मॉर्निंग 5 o'clock उसके जो नौकरों में से 2 नौकर थे वो क्या कर रहे थे, उसके खेत का में से कुछ हिस्सा चोरी करके कट करके क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे। और उसने तभी उधर देख लिया उसको उसको उसने पकड़ लिया और उसको पता चला कि मेरे खेतों में क्या होती है, चोरियां होती हैं। फिर ऐसे ही वो जॉगिंग करते करते कहाँ गया, उसका जो तबेला था वहां पर गया, वहां पर देखा तो उसके जो नौकर थे वो क्या कर रहे थे, वो जो मिल्क था उसमें पानी मिला करके सेल कर रहे थे और जो ओरिजिनल मिल्क होता था वो निकाल लेते थे। तो उसने उनको रंगे हाथों वहां पर पकड़ा। तो इसमें बताने का क्या मतलब था कि जब कभी फ्रॉड होता है ना, तो आपको खुद जाकर के वहां पर देखना पड़ता है, आप उनको रंगे हाथों पकड़ सकते हो। तो यहां पर वो जो साधु महात्मा था उसका बोलने का सलूशन देने का ये मतलब था कि आपका जितना भी एरिया होता है ना, आपको वहां पर जाना चाहिए। अब यहां पर मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में प्रॉब्लम क्या होता है, मैनेजमेंट किसी और के हाथ में होता है, ओनरशिप किसी और के हाथ में होता है ना। बहुत बार बिजनेसमैन क्या होते हैं, बहुत सारे अपने काम अपने जो सबॉर्डिनेट हैं या अपने जो एम्प्लॉय हैं उनको देते हैं करने के लिए, तो वो एम्प्लॉय कहीं फ्रॉड ना कर रहा हो, ये चेक करने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये आप कैसे रख सकते हो, अगर आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हो ना तो ऑटोमेटिकली पता चलेगा। वो रिकॉर्ड जब आप मैच करोगे, है ना, आपने कोई सामान, जैसे देखो आपके पेरेंट्स, आपकी मॉम है, जनरली आपको भेजती है कुछ सामान लेकर के आओ, बाजार जाओ, गो टू द मार्केट एंड परचेज सम वेजिटेबल या कुछ भी स्पाइसेस लेकर के आना है या फूड ग्रेन्स लेकर के आना है, आपको कुछ अमाउंट दे दिया। तो कभी कभी ये जो स्टूडेंट होते हैं या जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, सपोज वो जो प्रोडक्ट था वो 50 रुपीज का है तो घर में आके बोलेंगे वो 60 रुपीज का था, है ना, पर्सनल टैक्स उसमें से ले लेते हैं। वो होता है कि नहीं, ऐसा देखा होगा आपने, मे भी किया भी होगा। तो ये क्या हो रहा है, पेरेंट्स को भी पता होता है मार्केट में क्या रेट चल रहा है और इसने क्या किया, 10 रुपए 20 रुपए क्या कर लिया, निकाल लिया। तो जब वो आपसे पूछेंगे कि कितने का था, ऑटोमेटिकली उनको पता चल जाता है कि ये 5 रुपया 10 रुपया बढ़ा के ही बोल रहा है। लेकिन मालूम तो पड़ता है ना एटलीस्ट। जब आप रिकॉर्ड रखोगे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा, क्योंकि एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस के अंदर हो रहे हैं, तो सबको देखना बहुत जरूरी है। और कब पता चलेगा, जब आप इसका रिकॉर्ड मेंटेन करोगे। ठीक है, तो यहां पर वही चीज बताया गया, आइडेंटिफाई एंड कीप अ चेक ऑन एनी फ्रॉड। आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई फ्रॉड हो रहा है क्या, कोई मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, कोई पैसा तो नहीं निकाल रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में से, तो आप डेली अगर रिकॉर्ड मेंटेन करते हो देन यू विल बी इन गुड पोजिशन, बेटर पोजिशन टू सर्टन दैट कि कोई आपका कैश विड्रॉ कर रहा है या मिस अप्रोप्रिएशन कर रहा है मनी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, वेरीफाई द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब होता है कैलकुलेशन, है ना। कभी कभी क्या होता है, हम जब भी टोटलिंग वगैरह करते हैं हमारा मिस्टेक हो जाता है। आजकल तो कैलकुलेटर वगैरह भी है, बट फिर भी आप प्रेस करने गए 2 और प्रेस हो गया 7 तो क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा, रॉन्ग इनपुट रॉन्ग आउटपुट। तो आपका वहां पर एक्यूरेसी प्रॉपर है कि नहीं है, वो देखने के लिए आपको चीजों को क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, और रिकॉर्डिंग में रहेगा तो मिस्टेक्स कम होता है ना। नेक्स्ट है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपको अगर जानना है कि आप जिस चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो उसका खर्चा कितना होता है, तो रिकॉर्डिंग बहुत काम आती है। आप देख सकते हैं और आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना लगता है, और उसके बेसिस पे यू कैन डिसाइड कि आपको प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना है और मार्केट प्राइस कितना रखना है, एमआरपी कितना रखना है, आप कितने में सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 8, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। तो ये सारे जो इंफॉर्मेशन है ये हमेशा आपको डिसीजन लेने में मदद करेंगी। तो रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल है तो आप कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो, आपको पता है आपका टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, तो आप डिसाइड कर सकते हो फ्यूचर में आपको प्रॉफिट कितना रखना है कि नहीं। तो बहुत सारे जो फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं आप इस रिकॉर्ड के बेसिस पे रख सकते हो। ठीक है, अब देखो आपके सामने आया बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये जो अकाउंटिंग हम लोग करते हैं वो कौन से बेसिस पे हो सकता है,
तो आज के लिए हम ये दो जो पॉइंट है उसको कवर अप करेंगे एंड देन वी विल एंड आवर लेक्चर। तो दो मेथड दिया गया है इसके अंदर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। पहला है कैश बेसिस और दूसरा है एक्रूअल बेसिस। तो बता रहे हैं कि जब आप रिकॉर्डिंग करते हो कोई ट्रांजेक्शन को, जब आप रिकॉर्ड करोगे तो दो टाइप में कर सकते हो। पहला कैश बेसिस, कि अगर वो ट्रांजेक्शन कैश बेसिस पे हुआ है तो ही आप रिकॉर्ड करो। एग्जांपल, मैं एक सेलर हूं, मेरे पास श्याम आया, उसने कुछ गुड्स परचेस किए। एग्जाम्पल, उसने 2000 रुपीज का गुड्स परचेस किया, ठीक है ना, जो भी सामान उसे लेना था उसने परचेस किया, मैंने सामान दिया और श्याम ने मुझे 2000 रुपीज दिया। एक ट्रांजेक्शन हो गया। कौन सा ट्रांजेक्शन है ये? कैश ट्रांजेक्शन है। तो मैं इसे रिकॉर्ड करूंगा। क्या करूंगा? रिकॉर्ड करूंगा। और साथ ही साथ मेरे पास राजू आया, ठीक है, राजू ने मुझसे गुड्स परचेस किया, मैंने उसको सामान दिया, अमाउंट हो गया 3000 रुपीज, मैंने पैसे मांगे। राजू बोलता है कि सर पैसे मैं आपको 1 महीने के बाद दूंगा, चलेगा क्या? जब मेरा सैलरी आ जाएगा तो मैं दे दूंगा। मैंने बोला ठीक है, मैं आपको अच्छे से पहचानता हूं, आपका घर भी मैंने देखा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आई हैव फेथ ऑन यू, तो आप लेकर जा सकते हो। तो उसको मैंने जो सामान है वो कैसा दे दिया? उधारी पे दे दिया। तो जो श्याम था उसके साथ कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? कैश बेसिस। और जो राजू है उसके साथ कैसे ट्रांजेक्शन हुआ? मेरा उधारी का ट्रांजेक्शन है। तो जब मैं अगर कैश बेसिस पे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं श्याम का ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड करूंगा बट राजू का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करूंगा, क्योंकि राजू का ट्रांजेक्शन में कैश इन्वॉल्व नहीं था। कब करूंगा? जब 1 महीने बाद राजू मुझे पैसा देगा तब मैं उसका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूंगा। ऐसा कब? जब मैं कैश बेसिस फॉलो कर रहा हूं। कौन सा बेसिस फॉलो कर रहा हूं? कैश बेसिस। देखो क्या लिखा हुआ है, अंडर दिस मेथड ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। सिर्फ कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं? कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। कौन से ट्रांजेक्शन में? कैश बेसिस। इन दिस मेथड एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज एक्चुअली पेड। यहां पर पेड होगा, PAID, पेड इन कैश, एंड इनकम इज बुक्ड ओनली व्हेन इट इज एक्चुअली रिसीव्ड। इनकम, मैं इसको सेल कब मानूंगा? राजू को मैं गुड सेल कर रहा हूं तो सेल कब मानूंगा? जब राजू से पैसा आ जाएगा तब। तब तक मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये कौन सा मेथड है? कैश बेसिस का मेथड है। कौन सा मेथड है? कैश बेसिस का, ठीक है। दूसरा दूसरा कौन सा है? एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस कैसा है? चाहे कैश ट्रांजेक्शन हो या क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो, है ना, आपने नकद में काम किया है या उधारी में काम किया है, तो गुड्स तो सेल हुआ है ना, तो यहां पर आपको उसको रिकॉर्ड करना है। बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये जो सिस्टम है इसमें दोनों रिकॉर्ड होता है, चाहे आप किसी को कैश में दे या उधारी में दे, ठीक है। हियर ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे अकर। जैसे ही वो ट्रांजेक्शन अकर हुआ, जैसे ही ट्रांजेक्शन हुआ, वैसे हम उसको क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड कर सकते हैं, वेदर द कैश हैज बीन रिसीव्ड और पेड और नॉट, है ना, चाहे पैसा मिला हो या ना मिला हो, ट्रांजेक्शन तो हुआ है ना, हम उस ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। कौन से मेथड में? एक्रूअल बेसिस। इट इज ऑल्सो नोन एज मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोला जाता है इसको? मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोला जाता है, ठीक है। तो दो मेथड हमको समझ में आ गए, कैश मेथड और एक्रूअल बेसिस मेथड। तो हम लोग कौन सा मेथड फॉलो करते हैं? तो ज्यादातर मोर देन 90% पॉपुलेशन क्या फॉलो करता है? एक्रूअल बेसिस। तो कैश ट्रांजेक्शन हो, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो, दोनों ट्रांजेक्शन हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, है ना। और ये जो कैश बेसिस वाला है, बहुत कम ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो ऐसा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, है ना। ज्यादातर जो सर्विस इंडस्ट्री वाले रहते हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, बराबर है, वो अपना पेशेंट का फीस कब लिखेगा? जब मिला होगा तब लिखेगा। अगर पेशेंट बोल के गया कि डॉक्टर साहब मैं बाद में आऊंगा, नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो आपको पैसे दूंगा, तो वो नहीं रिकॉर्ड करेगा। हाँ, वो एक जगह लिख करके रख देगा कि इस पर्टिकुलर पर्सन से पैसे लेने बाकी है, बट ट्रांजेक्शन हुआ वो ऐसा रिकॉर्ड करेगा नहीं, बराबर है। बट जो एक्रूअल बेसिस है, तो ज्यादातर जो मर्चेंट होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो कौन सा बेसिस मेंटेन करते हैं, मेथड सिलेक्ट करते हैं? एक्रूअल बेसिस। पैसा मिला हो या ना मिला हो, कैश से ट्रांजेक्शन हुआ हो या ना हुआ हो, उसको रिकॉर्ड जरूर किया जाता है, ठीक है। डन फॉर द डे। आज के लिए इतना काफी है। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो, यू हैव माई कॉन्टेक्ट नंबर, ओके। अभी किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है।
नो डाउट, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।